17 अक्टूबर को हर साल यौम सर सैयद के तौर पर पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी अलीगढ़ के तालीम याफ्ता और अलीगढ़ गवर्नमेंट से वाबस्ता अफराद होते हैं यौम सर सैयद के तौर पर मनाते हैं। यौम सर सैयद दरअसल एक याद दहानी है सर सैयद की मिशन की और सर सैयद की इस्लाहात की जो तहरीक है उसकी याद दहानी का एक अहम मौका फराहम करता है। इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पर आज हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान प्रोफेसर जनाब इनायतुल्लाह साहब हैं, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तालीम याफ्ता भी हैं, उन्होंने वहाँ से तारीख में PhD भी की है और इस वक्त आलिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम भी दे रहे हैं। आज उनसे हम अलीगढ़ और अलीगढ़ तहरीक और सर सैयद की जो तहरीक के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं और इस वक्त जो भारत में जो मुसलमानों के तालीमी मसाइल है उस तनाज़ुर पर बात करेंगे। आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पर खैर मकदम है। अगर आप पहली मरतबा इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और दीगर प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहाँ लाइक और फॉलो करना न भूलें। और आपसे गुजारिश ये भी है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम बहुत अहम मौजूद बात कर रहे हैं और तालीम ही जो एक ऐसा इशू है जो कहा जाता है कामयाबी की कुंजी है। और 70-75 साल गुजर जाने के बावजूद भी भारत का मुसलमान तालीमी एतबार से बहुत ज्यादा पसमानदगी का शिकार है। और इस तरह से लगता है कि सर सैयद का जो तालीमी मिशन था, जो सर सैयद ने कामयाबी का एक नुस्खा पेश किया था कि अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको तालीम की तरफ बढ़ना पड़ेगा। 1857 की तहरीक के बाद सर सैयद ने मुसलमानों को तरह से सियासी सरगर्मियों से गुरेज करते हुए तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश तवज्जो दिलाई। और अगरचे उस पर कई सियासी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ तालीमी मौजूद बात करेंगे। इनायतुल्लाह साहब, आपका बहुत ही खैर मकदम है इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे। पहला सवाल हमारा ये है कि 1857 के बाद जो बगावत आंदोलन हुआ उसके बाद जो अंग्रेजी इस्तेमाल की तरफ से मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए तो सर सैयद एक सामने आए और सर सैयद ने मुसलमानों को, और पहले तो अंग्रेजों को बताया कि बगावत क्यों हुई, असवाए बगावत किताब बगावत हिंद किताब भी लिखी। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के सामने भी एक पूरा राह अमल पेश किया कि आपको इस राह अमल के साथ आकर हिंदुस्तान में सर्वाइव करना है, आगे बढ़ना है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि आखिर सर सैयद पर 1857 का जो सानी है या बगावत है या इनकलाब, उसको जो भी नाम दे दे, उसका क्या असर पड़ा सर सैयद की शख्सियत पर? शुक्रिया। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से आपने कहा कि 1857 जो बगावत है उसकी वजह से उस पर क्या असरात सर सैयद पे हो रहे हैं कि सर सैयद जो है तालीमी मुसलमानों की तालीमी तहरीक के बारे में सोच रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जब 1857 का बगावत हुआ तो उस वक्त सर सैयद अहमद खान पहले शख्स हैं जिन्होंने बगावत के वजूहात, जिसका जिक्र आपने खुद भी किया है कि असबाब बगावत हिंद उन्होंने लिखी, और उस किताब में उन्होंने बाज़ाब्ता क्या क्या वजूहात थे वो लिखा उन्होंने। और उस किताब के नुस्खे को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा गया। उसके बाद से उन्होंने एक रियलाइज किया कि क्या वजह है आखिर। तो जब उन्होंने बहुत तजर्बा किया, स्टडी किया, तब उन्हें पता चला कि इन तमाम इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस क्या है, इल्म, तालीम। ऐसा नहीं कि पहले मुसलमानों में तालीम नहीं थी। आप देखेंगे कि पहले मुसलमानों में तालीम थी, हाँ वो मिडिवल पीरियड हो, अहद वस्ता का दौर हो, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे अदबी, सकाफती, है ना, साइंसी, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती हैं, इस तरह की किताब अवेलेबल है। लेकिन अचानक से क्या हो रहा है कि फिर इसके बाद से देखेंगे कि आप 18 सेंचुरी है ना के इब्तिदा में, है ना, मुसलमानों का कुछ रुझान हमें लगता है कि तालीम से कुछ कम हो रहा है। कम होते होते हो सकता है कि बहुत ज्यादा दूरी हो गई हो, और जिसकी वजह से बगावत, क्योंकि बगावत में पेश पेश ऐसा आप देखेंगे कि जब इतिहास पढ़ेंगे आप बगावत का तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब लोग मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों ने जो तख्त है ना, जो पावर लिया, छीना था, वो मुगलों से लिया था, मुसलमानों से लिया था। तो वो आमतौर से होता है कि उन्हें लगता है कि कोई भी चीज अगर होता है तो उन्हें लगता है कि नहीं, मैंने उससे ये चीज ली है, इसलिए ये इसके पीछे उसका ही हाथ हो सकता है।
आमतौर से ऐसा होता है। तो जिसकी वजह कर जो है अंग्रेजों ने मुसलमानों के साथ जो कुछ किया वो तारीख की किताबों में जो है लिखी हुई है, दर्ज है, उसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं उस चीज की तरफ ना जा करके, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, मैं बताऊंगा कि उसके बाद सर सैयद ने कहा कि इल्म ही इसका हल है। इसके अलावा उन्होंने कई किताबें लिखी, फिर उन्होंने इंग्लैंड का जो है सफर किया, है ना, मुस्लिम इंस्टीट्यूट्स गजट उन्होंने स्टार्ट किया, शुरुआत किया उसका। उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मज़ामीन लिखते रहे, इस्लाही मज़ामीन, किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सके। और जब वो इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड जाने के बाद से जाने का मकसद उनका यही होता है कि वहां जाकर के वो देखें कि किस तरह की वहां तालीम दी जाती है। और सिर्फ तालीम ही नहीं, जब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या सर सैयद का सर सैयद की जो सोच है उसको आप देखेंगे तो अलीगढ़ में एक चीज जो अलीगढ़ को दुनिया दूसरी यूनिवर्सिटी से जो अलग करता है वो वहां की तरबियत है। मीन्स सर सैयद का जोर था कि इल्म के साथ साथ तरबियत पे भी तवज्जो देनी चाहिए, है ना। तो वो चीज वो जाकर के इंग्लैंड में देख रहे होते, उसका मुताला करते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, और वहां की हर चीजों से वो मुतासिर हो रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात वो इतने मुतासिर होते हैं, इंप्रेस होते हैं कि वो अपने अहबाब को, दोस्त को वहां से खत लिखा करते हैं कि किस तरह की एक्टिविटीज, किस तरह के तजर्बात से वहां पे गुजर रहे हैं। तो आस्ते आस्ते उन्होंने एक क्या कहते हैं, एक पूरा एक चार्ट तैयार किया कि हमें जाकर के किस तरह से काम करना है। तो और यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि उन्होंने जो है साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली सबसे पहले गाजीपुर में। और साइंटिफिक सोसाइटी का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि क्योंकि उस वक्त उन्होंने ये महसूस किया था कि मुसलमान अंग्रेजी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, अंग्रेजी जुबान पढ़ने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये नहीं है तो उसका दूसरा मतबादिल क्या है? मतबादिल ये था कि दुनिया की जो मतलब कि अच्छी अच्छी किताबें हैं जिनके अंदर नॉलेज है, उन किताबों का उर्दू में तर्जुमा कराया जाए। तो साइंसी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, इस तरह की किताबों का जो है साइंटिफिक सोसाइटी के बैनर के नीचे जो है उसका तर्जुमा कराया जाता था उर्दू में, ताकि लोगों को रागिब किया जा सके कि ठीक है, आप अंग्रेजी में ना पढ़ना चाहते हो, आप उर्दू में ही पढ़ें। तो एक बहुत बड़ा एक उनका मतलब कि कारनामा है कि साइंटिफिक सोसाइटी के जरिए उन्होंने ट्रांसलेशन को काम इस तरह शुरू किया। इस तरह से आप देखेंगे कि आज भी अलीगढ़ में एक इदारा है प्रमोशन फॉर साइंटिफिक एजुकेशन, है ना। अब वो किस हद तक जो है ना आज एक्टिव है, काम कर रहा है। सर सैयद की जब जिंदगी देखेंगे कि अलीगढ़ मूवमेंट से पहले भी तो मुसलमानों में बहुत सारी इस्लाही तहरीक चला रहे थे वो, और बिलखुसूस उर्दू जुबान के फरोग के लिए भी वो बहुत ज्यादा संजीदा थे। और उसके लिए उनकी काफी जो लोग हिंदी उर्दू रस्मुल खत को लेकर जो लड़ाई हो रही थी उसमें भी वो अव्वल दस्ता गलोदा किया कि भाई हमें उर्दू रस्मुल खत की हिफाजत करनी है। और तहज़ीबुल अखलाक जो उनका जो रसाला था उसमें वो मुसलमानों की किस तरह की इस्लाहात की बात कर रहे थे? देखिए, जैसे आपने रस्मुल खत की बात की तो मैं अभी हालिया दिनों में मौलाना अबुल कलाम आजाद 1949 में अलीगढ़ के कॉन्वोकेशंस को एड्रेस कर रहे थे, उनका एड्रेस मैं पढ़ रहा था। तो उसमें इस तरह की बातों का भी उन्होंने तज़किरा किया है कि सर सैयद भी जो है मतलब कि वो रस्मुल खत देवनागरी हो, है ना, या उर्दू रस्मुल खत है ना जो अभी आप कहने में, तो उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं था। उनका मानना था कि हमें इल्म दोनों हासिल करनी चाहिए, हम उर्दू रस्मुल खत और देवनागरी दोनों जाने। मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी यही था कि हम दोनों में महारत हासिल करें, क्योंकि इल्म में कोई ये नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। और जैसे आपने कहा कि तहज़ीबुल अखलाक में आप देखेंगे कि उसमें 2-3 अहम मौजू पे जो है मज़ामीन लिखे जा रहे थे या सर सैयद अपने रफ़्क़ा के जरिए लिखवा रहे थे। उसमें ये था कि एक तो इल्मी मज़ामीन, दूसरा जो उस वक्त देखेंगे कि समाज में और सोसाइटी में खासतौर से अमूमन मुसलमानों में बहुत तरह की जो है मतलब कि उनका मानना है कि बुराइयां आई हुई थी, है ना, जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो चीजें हो रही थी। तो उस तरह की वो इस्लाह कर रहे थे कि बेजा रसूमात जो है जिस पे जो है बेजा खर्च किया जा रहा है, तो उनका कहना था कि ये बेजा रसूमात है, अगर इस पे जो आप खर्च कर रहे हो, इस पैसे को अगर आप अपनी बच्चों की तालीम और तरबियत पे, कौम के बच्चों की तालीम और तरबियत पे करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उनका मेन फोकस था कि मज़ामीन ऐसे लिखे जाए कि लोगों तक की दावत पहुंचाई जाए
کہ آپ کو تعلیم کی طرف جو ہے لوٹنا چاہیے, اور اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے تو دنیا میں آپ کی کوئی جو ہے قدر نہیں کی جائے گی. اور آج یہ بالکل سچ ہے کہ دنیا میں اسی قدر ہو رہی ہے جو تعلیم یافتہ ہے. اچھا, یہ خیر کہ ایمو کے بلکہ اس سے پہلے کالج جو بنا اور جو سسیت نے جو ڈھانچہ کھڑا کیا, ان کے سامنے کیا کیا چیلنجز آئے جو آج بھی اس چیلنجز کو سامنے رکھ کر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں آج کی چیلنجز سے؟ دیکھیے, پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی کالجز ہو, مدرسہ ہو یا یونیورسٹی ہو, وہ کیا ہوتا ہے, وہ ایک سماج کا حصہ ہوتا ہے. وہاں جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے سماج کے ہی لوگ ہوتے ہیں. تو جس طرح کی برائیاں یا خرافات کہہ لیجئے یا سوچ کہہ لیجئے ہمارے سماج میں ہے, اس طرح کی چیزیں وہاں بھی پہنچ جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ میں ابھی جب محمد اینگلو انڈین کالج کی بنیاد ڈال دی گئی اور جب اس نے کام کرنا شروع کیا تو سر سید کے سامنے کئی طرح کے چیلنجز تھے. پہلا یہ تھا کہ سر سید کا جو پہلا پرپس تھا کہ کوالٹی ایجوکیشن دینا, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا, معیاری تعلیم دینا, اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ تربیت. تو تعلیم کو انہوں نے تربیت سے زور رکھا تھا. تربیت مطلب کہ اس کے اوور آل کریکٹرز, اوور آل ڈیولپمنٹ. آج بھی دیکھیں گے کہ جو نیو ایجوکیشن پالیسیز ہے جو آ رہی, جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان کی پالیسیز آئی ہیں تعلیم پالیسی میں, اس میں جو ہے اس طرح کی باتوں پہ بہت فوکس کیا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا, طالب علم کا اوور آل ڈیولپمنٹ ہو. تو اس میں سر سید جب کا جو پہلا ایک میں واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب ٹرسٹیز, بورڈ آف ٹرسٹیز تھا جو جس کے ذریعے کالج چلایا جاتا تھا, اس میں غالباً 5 یا 7 ممبر تھے. اور سر سید مطلب کہ اس وقت اتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں ملتے نہیں تھے, تو سر سید چاہتے تھے کہ باہر سے, یورپ سے جو ہے پروفیسرز کو بلایا جائے تاکہ جو ہے کیونکہ سر سید یورپ ہو کر آئے تھے اور انہی کے آئیڈیل پہ یہ کام کر رہے تھے. تو ان کا یہ تھا کہ اگر یورپین پروفیسرز آئیں گے, ہم ان کو ہی لا کر کے جو جس چیز کے ایکسپرٹ ہیں ان کو ہم لائیں اور ان سے اپنے بچوں کو ہم تعلیم دلوائیں تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بھی ایکسلنسی آ سکے. اور جب تک ایکسلنسی نہیں آئے گی ہمارا معیار اونچا نہیں ہو سکتا. تو سر سید جب وہ یورپینس آ رہے ہیں وہ انگریزی میں بات کرتے ہیں, ان کا انگریزی کلچر ہے, تو سر سید کے لیے یہ بہت فکر مند تھے کیونکہ زیادہ تر جو بورڈ آف ٹرسٹی میں تھے وہ انگریزی سے ناواقف تھے, سوائے سید محمود جو ان کا ان کے صاحبزادے ہیں. تو پھر ان کو لگا کہ اگر بورڈ آف ٹرسٹی کے جو پریزیڈنٹ سیکرٹری تھے ان کے بعد کیا ہوگا, تو ان کو ہر وقت فکر رہتی تھی, سوچا کرتے تھے. تو دل میں ان کو تھا کہ میں اپنے سید محمود کو ہی کر دوں تاکہ دونوں مطلب کہ یورپینس کو اور ہندوستانی کو بات کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو. اور سر سید کالج کی جتنی بھی پالیسیز بنتی تھی اس کا ڈرافٹ کرنے کا کام سید محمود کا ہی تھا. جس طرح کے کمیونیکیشنز ہو رہے یورپین پروفیسر کے ساتھ اور مطلب کہ بورڈ آف ٹرسٹی کے ساتھ, وہ ڈرافٹ سید محمود ہی کیا کرتے تھے انگریزی میں. تو سر سید سوچا کرتے تھے, ان کو لگتا تھا کہ میں انہیں بناؤں, لیکن وہ اس لیے آگے نہیں کبھی آئے, کبھی انہوں نے کہا نہیں, اس کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ پھر لوگوں کو لگے کہ یہ اپنے لوگوں کو, اپنے بچے کو, اپنے گھر والوں کو پروموٹ کر رہے لگ سکتے تھے. تو اس میں سر سید ہمیشہ یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ان کے رفقا نے اس چیز کا احساس ان کو بھی ہوا اور انہوں نے باضابطہ سر سید کو مشورہ دیا کہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ یورپینس کی جو مدد لے رہے ہیں اس کو بحال رکھنے کے لیے سید محمود کو ہی آپ کو آگے لانا ہوگا. جب ایسا ہو گیا تو یقیناً سر سید جیسا سوچ رہے تھے سر سید کو ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. تو اس طرح سے دیکھیں گے یہ آج بھی ہوتا ہے, آج بھی جس طرح کے انسٹیٹیوشن سے ادارے ہیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ انٹرنل پالیٹکس ہے نا وہ ہوتی رہتی ہے, اور اس کے کیا ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ہی ہمیں کیا ہے آگے کی طرف بڑھنا ہے. اور سر سید اسی طرح کام کر رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے. یہ جو محمدن ایجوکیشن کانفرنس بنائے گئے تھے 1896 یا 98 میں, اس کا ایک مقصد تھا کہ چین آف انسٹیٹیوشن بنایا جائے, علی گڑھ کے بعد بھی ادارے قائم ہو. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے وقت تو چیلنج جو ملک میں جو حالات پیدا ہوئے 47 سے, بلکہ 1940 کے بعد ہی عجیب سی خلفشار کی حالت پیدا ہو گئی تھی کہ اس میں علی گڑھ کے لوگ کا رجحان زیادہ تر اس وقت کے جو زمیندار افراد جو تھے ان کا رجحان
मुस्लिम लीग की तरफ ज्यादा था। लेकिन आजादी के बाद हम जब देखते हैं कि अलीगढ़ में जो मॉडर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर अलीगढ़ के इदारे जो है वो फैल नहीं पाए कि जो बाद में अभी 2006 में जाकर बल्कि 2008-9 में जाकर 3 ब्रांचेस कायम, वो भी अब सब इस गवर्नमेंट के अंदर है। आखिर उस वक्त जब मौके थे तो अलीगढ़ के जो लोग हैं इस पर काम क्यों नहीं कर पाए? देखिए, जो आपने जिक्र किया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का, है ना, और बेशक इसका बुनियादी पर्पस ये था कि एक चेन ऑफ एजुकेशन जो है पूरे हिंदुस्तान में, है ना, एस्टैब्लिश करना मुसलमानों के लिए। और इसके कई मतलब के जो है जलसे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हुए भी हुए, लेकिन इसको खाते ख्वाह कामयाबी नहीं मिली क्योंकि ये भी किसी सियासत का हिस्सा बन गया। तो आमतौर से कि इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस में जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है तो उस मतलब कि उसकी तरक्की पे जो है सवालिया निशान लग जाता है। तो हमें लगता है कि इस वजह कर ही जो है बहुत ज्यादा ये काम नहीं कर पाया। लेकिन आप देखेंगे कि जब सर सैयद के जमाने में ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, है ना, से भी इनका इल्हाक हुआ। बाद में वो 1920 में एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाने के बाद से वो यूनिवर्सिटी में जो है कन्वर्ट हो रही यूनिवर्सिटी बनी, आप देखेंगे। तो अब सवाल जो आपका ये है कि सर सैयद या उनके रुफ़का, है ना, चाहते सिर्फ एक अलीगढ़ ही नहीं चाहते थे, मतलब कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी मतलब कि इस तरह के जो है इंस्टीट्यूशंस कायम किए जाएं। तो आप जब सर सैयद का मुताला करेंगे तो आप पाएंगे कि सर सैयद का बहुत ज्यादा फोकस सिर्फ जो है आला तालीम पे नहीं था, अच्छा, बल्कि सानवी तालीम पे भी था। अच्छा, प्राइमरी एजुकेशन, है ना, जिसकी तरफ जो है आज भी हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं। हम में से अगर कोई भी आता है तो वो एक बड़े इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहा होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जरूरत इस बात की है कि सानवी मतलब कि स्कूल सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगर आपका स्कूल बेहतरीन है, एक्सेलेंट है, तो आपके बच्चों को कोई भी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना आसान हो जाएगा। तो हम मतलब उस तरह के सर सैयद भी इस तरह की सोच रखते थे, वो चाहते थे, है ना। लेकिन किसी वजह कर वो यूनिवर्सिटी ने बना करके उन्होंने भी क्या किया, कॉलेज, है ना, क्या उनका इरादा था कि आज कॉलेज बन रहा है, कल को आने वाले दिनों में यकीनन ये तरक्की करता हुआ जो है यूनिवर्सिटी बनेगा। इनको एक उम्मीद थी और ऐसा हुआ भी। तो जरूरत इस बात की थी कि अलीगढ़ तहरीक में देखेंगे कि अलीगढ़ तहरीक भी बेसिकली ये है कि अलीगढ़ का मैसेज, जो सर सैयद का जो पैगाम है, सर सैयद का पैगाम तालीम के मुतालिक, इल्म के मुतालिक जो था उसको फैलाना था। ये फैलाने की जिम्मेदारी किन पे थी? ये फैलाने की जिम्मेदारी थी अली पे, जो वहां के फारिगीन हैं, जो वहां के तलबाए कदीम हैं। तो आप देखेंगे कि दुनिया के कोने कोने में एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन आपको मिल जाएगा। और कल 17 अक्टूबर, है ना, बड़े जो है जौक व शौक के साथ, है ना, अच्छे अच्छे पकवानों के साथ उसे मनाया जाएगा। लेकिन मतलब कि हमें लगता है कि बेजार जो खर्च हो रहा है वो उस पर किया जा रहा है। इवन आप देखेंगे गल्फ में इस तरह के प्रोग्राम बड़े पैमाने पे किए जाते हैं, हिंदुस्तान से खुसूसी मेहमान मंगवाए जाते हैं। अब इनका खर्च कौन उठाता है मुझे नहीं मालूम, मैं यकीन करता हूं या मुझे लगता है कि बात है सर कि आपने जो बात कही कि जो सर सैयद अपने तहज़ीब अखलाक में जिन रसूमात के खिलाफ लिख रहे थे आप रसूमात पर खर्च करने के बजाय तालीम पर खर्च कीजिए। आज सर सैयद के नाम पे दावत पे बयानी उड़ा दी जा रही है और तालीम पे काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल यही कहा सर सैयद, क्या कहते हैं, रसूमात को बंद कीजिए और उससे पैसे बचा करके आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए। और आज हम लोग क्या करते हैं, आप हिंदुस्तान में भी इवन कई एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जो हिंदुस्तान में भी है, मैं देखता हूं कि बहुत से ऐसे हैं जो स्कूल चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब बुरे हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि जो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, स्कूल्स चला रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे भी आप देखेंगे कि लोग अपनी जमीनें जो है दे रहे हैं, है ना, वक्फ कर रहे हैं कि इस पे स्कूल्स बनाया जाए। तालीम याफ्ता है महबूब हक साहब, जिनका मेघालय में यूनिवर्सिटी, हाँ, यूटीएमएस, हाँ, वो एक काम कर रहे हैं। तो मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे तो इंफरादी तौर पे काम बहुत से लोग कर रहे हैं। और हमें ये बिल्कुल एक मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इज्तिमाई तौर पे आखिर क्यों नहीं
हो पा रहा है। ये मान लीजिए, सपोज कीजिए कि देखिए इंटरनल कन्फ्लिक्ट हर जगह होता है ना, कोई भी एसोसिएशन हो, जो मैंने आगे भी कहा आपको, तो हमारा अपना मानना है कि एटलीस्ट अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो ओल्ड बॉयज हैं, अलीग्स हैं, वो अगर एक दो चार डिस्ट्रिक्ट मिल करके भी अगर वो यूनाइट हों और कुछ पैसा जमा करके स्कूल्स, मैं जहां तक चाहता हूं कि अगर स्कूल्स बनाई जाए, मेरा खुद भी होना चाहिए, ये सवाल मुझ पर भी लागू हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझ पर नहीं है, मुझ पर भी हो कि स्कूल सिस्टम्स को डेवलप करने की बात हो, है ना, डीपीएस तरह का, जिस तरह का उसका चेन है, उस स्टैंडर्ड का, या अच्छे भी बहुत से स्कूल्स देखें, कृष्णा स्कूल्स, पता नहीं क्या क्या आजकल स्कूल्स आ रहे हैं, तो उस तरह का एक मॉडल स्कूल्स बनाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो इस तरह के जो ओल्ड बैच एसोसिएशन हैं वो इस पे काम करें, सोचें, और हम खाने पे कम खर्च करके, खाना खाइए, बिल्कुल खाना है, जरूरी है खाना, खाने पे कम खर्च करके हम जो इसको जो है सोसाइटी के लिए और इल्म पे खर्च करें, ताकि सफेद का जो पैगाम है वो गांव तक पहुंच सके। हम आखिरी सवाल तक बढ़ रहे हैं कि आजादी के बाद जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर जो मुश्किलात दौर पर आया, उस पर इल्जाम भी लगे कि वे मुस्लिम लीग की सपोर्टर है, कुछ वजूहात भी रही होगी, उसके बाद अब हम देखते हैं कि अलीगढ़ सब माशाल्लाह मुल्क की बुनियादी यूनिवर्सिटियों में से है, लेकिन 2007-8 के बाद जब सवाल खड़े हुए कि अलीगढ़ को के ब्रांचेस कायम किए जाए, तो इस तरह की आवाजें अलीगढ़ से भी उठने लगी कि नहीं, अलीगढ़ के ब्रांचेस नहीं कायम होना चाहिए। तो आखिर इसकी वजह क्या थी? मतलब अलीगढ़ वाले लोग आपस में बंद क्यों रहते हैं? देखिए कि जब ये आवाजें उठाई जा रही थी कि पहले तो मैं आजादी वाली बात कह दूं आपको कि जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था उस वक्त जो है अलीगढ़ में किस तरह के हालात थे, तो आप देखेंगे कि जब आजाद हिंदुस्तान को आजादी मिल गई उस वक्त बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, है ना, बहुत सी प्रॉब्लम्स अलीगढ़ ने भी फेस किया। हमें लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स है ना देगर यूनिवर्सिटी ने भी फेस किया होगा, लेकिन जितना अलीगढ़ फेस किया उतना उसने फेस नहीं किया होगा। तो इसके लिए हल क्या था? तो उस वक्त की हुकूमत सामने आई और हुकूमत ने बिल्कुल तावन किया, और उस वक्त गालिबन डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को जो है वाइस चांसलर बनाकर भेजा गया कि आप देखें और इसको जो है संभाले। तो हमें लगता है कि उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के वाइस चांसलर और उस वक्त के जो उस्ताद कराम थे, उन्होंने मिल करके है ना उसको संवारे रखा। तो एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन किसी तरीके से वो बुरा दौर जो है वो भी खत्म हुआ और हुआ। अब जब दूसरा सवाल आपने कहा कि जब उसके सेंटर्स बनाने की बात हुई तो बहुत से इख्तलाफात है ना आई, मतलब इन साइड से ही आने लगा, इन साइड से ना नुकसान। जब मैं ये बात जब उठाई जा रही थी उस वक्त मैं वहां का तालिब इल्म था, मैं उस वक्त वहीं का तालिब इल्म था, तो बिल्कुल वहां भी हो रहा था। और जब पहली मर्तबा, मतलब होता क्या है कि अलीगढ़ को तहजीब से ऐसा जोड़ कर रखा गया, कभी कभी आप मैं खुद भी अलीग हूं, लेकिन आप देखेंगे कुछ तहजीब ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है वो हाँ वक्त के हिसाब से उसके अंदर तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि वक्त जिस तरह से चेंज हो रहा है, दुनिया बदल रही है, तो वो तब्दीली हमारे अंदर भी होनी चाहिए, है ना। अब सर सैयद उस जमाने में है ना इंग्लैंड जाकर के देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि वहां पे किस तरीके से लोग रहते हैं, सहते हैं, और उस चीज को यहां ला करके है ना नाफिज अमल करना चाहते हैं। तो उनकी सोच देखिए, और आज हमें जो बता दिया गया उस चीजों में हम लोग थे, तो ऐसा ये भी था कि उसमें दो तरह की सियासत हो रही थी। एक जो अलीग बिरादरी है वो अपोज कर रहे थे, दूसरा ये था कि जो अंदरूनी जो टीचर्स हैं उनके अंदर भी एक था कि नहीं ये सेंटर्स नहीं बनाया जाए। उनके अंदर हमें लगता है कि एक 2005 में एक कॉमन टेस्ट यूपी की गवर्नमेंट थी, तो कॉमन टेस्ट है ना, कॉमन एडमिशन टेस्ट इस तरह का CAT आया था, उसमें ये बात की जा रही थी कि अब जो है क्या होगा कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स का भी तबादला हो सकता है। तो उसकी वजह से वहां के टीचरों ने बहुत खलबली मची कि अब हमारा जो वहां एक आप देखेंगे बहुत से उस्ताद वहां पे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे लोग हर समाज में होते हैं, हर जगह होते हैं, हर इदारे में होते हैं। तो जो लग्जरियस लाइफ उनकी वहां पे है ना, जिस तरह का स्टैंडर्ड लाइफ है, अगर उसको किसी रूरल एरियाज की यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाता तो
वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और उसी दरमियान सोनिया गांधी अलीगढ़ में उनका आना हुआ कैंडी हॉल में, है ना। तो पूरी कोशिश की जा रही थी तलबा को इन्वॉल्व, मतलब कि आमतौर से होता है, क्या होता है कि पॉलिटिक्स होती है किसी और की, उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है फ्रंट में स्टूडेंट को, तो तलबा को भी उसमें शामिल किया गया और सोनिया गांधी आई थी, बाकायदा उनकी मुखालफत करवाई गई, कैंडी हॉल में उनका एक प्रोग्राम था, है ना। तो इस तरह की चीजें होती रही हैं क्योंकि उनके अंदर खौफ तारी था। तो उस तरह से जब सेंटर्स बनने की बात आई तो हमें लगता है कि टीचर्स में भी इस तरह का खौफ रहा होगा कि हमारा भी तबादला वहां हो सकता है, तो वो चाहते नहीं थे। और दूसरा ये था कि उनको ये था कि अगर वहां चली जाएगी तो जो हमारा जो एक यूनिक कल्चर है वो कल्चर जो है सरवाइव नहीं हो पाएगा, तहजीब हमारा जो नहीं होगा। नहीं, ऐसा हमें नहीं लगता है। ये एक सोच जो है अच्छी सोच। आखिरी सवाल है कि अब जब सर सैयद की 206वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है और सर सैयद की तालीमी तहरीक को भी 150 साल होने को तकरीबन हो चुके हैं, अब 150 साल के बाद इस जदीद भारत के मुसलमानों के अपने मसाइल हैं और जाहिर बात है कि उस वक्त जो हालात थे और इस वक्त के जो हालात, उसका एक दूसरे से मुकाबला नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज जो मवासलत रखती है वो ये है कि अभी भी तालीम का फौदान है, उस वक्त भी तालीम का फौदान था। तो अलीगढ़ मूवमेंट की रोशनी में इस वक्त मुसलमानों को किस राह पर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, राह एक ही है, तालीम। मतलब क्या तरीका अख्तियार यही है कि चेन ऑफ स्कूल्स, रेसिडेंशियल स्कूल्स, है ना, हाई क्वालिटी के स्कूल्स जो है अलग अलग इलाकों में मतलब के बनाए जाएं। और इस चीज की कोशिश जो है आप देखेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जैनुद्दीन शाह ने इस बात की इस तरफ कोशिश उन्होंने किया था कि मुजफ्फरनगर में जब वो वाइस चांसलर थे तो वहां पे कॉमनल राइट्स हुआ था। उस राइट्स के बाद से उन्होंने इस बात की कोशिश की कि वहां पे एक स्कूल्स वगैरह जो है मॉडल स्कूल, सफेद मॉडल स्कूल्स बनाया जाए। और उनका बड़ा एक, हमें लगता है कि उनका एक मिशन, क्लियर मिशन था कि इस तरह के पर काम किया जाए। लेकिन वो भी, उसके लिए बहुत एक फंड भी जमा किया गया। अब वो फंड क्या हुआ, कहाँ इस्तेमाल हुआ, स्कूल चल रहा है। हाँ, एक स्कूल चल रहा है, लेकिन था कि कई स्कूल्स बनाए जाएंगे, उस तरह के एक है। तो उस पर बाकायदा एक फंड क्रिएट किया गया, सब कुछ किया गया। इवन मुझे याद है कि उस चीज के लिए हम लोगों ने सर सैयद डिनर का जो पैसा आता है, जो हम लोग से ले जाता है, कुछ यूनिवर्सिटी देती है, उस डिनर का ही पैसा हम लोगों ने अलग अलग हॉल के तलबा ने कहा कि नहीं, इस पैसे को हम लोग डिनर नहीं करेंगे इस साल हम लोग सर सैयद में बस एक फंक्शन मनाएंगे लेकिन डिनर नहीं करेंगे, इस पैसे को हम वहां तालीम पे खर्च करेंगे, वहां किया जाए। तो इस तरह से बहुत से पैसे वहां भी गए। उसका क्या है नहीं है, आप जैसा कह रहे हैं कि स्कूल चल रहा है, तो बेसिक ये है कि चेन ऑफ स्कूल्स डेवलप किया जाए। आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, आप जिससे वाकिफ होंगे, उम्मीद फाउंडेशन, है ना। एक कम उम्र का जो है बच्चा है, लड़का है, नौजवान है बिल्कुल, है ना, वो कितने कम दिनों में उसका अज़्म देखिए। आखिर ये हम अली बिरादरी में या एमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, है ना, जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं, ये एमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन 5 साल में ही अगर प्रोग्राम बनाए कि हर 5 साल पे हम लोग कम से कम एक इलाके में एक स्कूल बना दें, तो हमें लगता है कि 15 से 20 सालों में जो तालीम का जो फुकदान है ना, वो कुछ उसमें कमी आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दरअसल यौम सर सैयद जो है डिनर और दावत खाने का नाम नहीं है, बल्कि यौम सर सैयद नाम है सर सैयद के तालीमी मिशन और अलीगढ़ मूवमेंट को याद रखने का और उस मूवमेंट को साल भर काम करने का है। और हम चाहते हैं कि सर सैयद की तालीमी मिशन को जिंदा रहे, तो सर सैयद की तालीमी तहरीक को हमें आगे बढ़ाना होगा और हमारे सरमायादार तबके को भी और बिलखुसूस अली बिरादरी को आगे आकर पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों के तालीमी मसाइल को हल करने के लिए मुश्तरका कोशिश करने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इनायतुल्लाह साहब।